Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः मैं बाबूलाल मेवाड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत मैंने संत संप्रदाय कंप्लीट कर दिए, चित्तौड़गढ़ और सहित जालोर दुर्ग को भी अपन ने कल क्लियर रूप से पढ़ लिया था। और काफ़ी क्वेश्चन मैंने जो संत संप्रदाय पढ़ाए हैं उसमें है वो मुझे देखने को मिले हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट आज की और कल की भी, यानी कि 6 और 7 दोनों को भी जितनी भी पेपर हुए कांस्टेबल के उनमें मुझे है वो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और चित्तौड़गढ़ में से 1-2 क्वेश्चन मिले देखने के, जो मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया था उनके अलावा जो मैंने जानकारियाँ दी थी, जो मेरे रूप से बोली गई थी, मौखिक रूप से जानकारियाँ बोली गई थी, वो शब्द है वो मुझे देखने को राजस्थान के इस कांस्टेबल एग्जाम में मिले थे। देखिएगा, अपन बात करते हैं आज एक दुर्ग के बारे में, जो दुर्ग मैंने संत संप्रदाय के तहत जब मैंने पीपा जी को पढ़वाया था तो उस समय है वो मैंने उसके बारे में चर्चा भी की थी। चर्चा क्या, आधे से ज़्यादा है वो मैं उसके बारे में पढ़ा चुका था, लेकिन कुछ सुर्खियों के मुताबिक या कुछ ऐसे उसमें से टॉपिक निकल करके आते हैं जो उस टॉपिक में मुझे क्लियर नहीं होने के लिए समय बहुत ही कम मिल रहा था, इसलिए वो क्लियर नहीं हो पाए थे। तो आज अपन पढ़ते हैं गागरोन दुर्ग, जो कि कहाँ पर है, किस प्रकार से है। पहले ही जिले का नाम लिखा जा रहा है। देखिएगा, गागरोन दुर्ग राजस्थान का जल दुर्ग की श्रेणी में से ये दुर्ग सर्वप्रथम आता है, यानी कि एक प्रकार का ये क्या है, जल दुर्ग है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस दुर्ग की, तो ये बात किस तक आती है, जल दुर्ग पर, कि ये कैसे किस दुर्गों की श्रेणी में आता है। दूस में छोटा है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब देखिएगा किस जिले में स्थित है, तो जिले की बात करें तो ये जिला कौन सा होगा, झालावाड़ होगा। कौन सा होगा, झालावाड़, ठीक है ना। झालावाड़ जिले में स्थित मुकुंदरा हिल्स पर, किस पहाड़ी पर है ये दुर्ग, मुकुंदरा की पहाड़ी पर, मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है ये। यानी कि एक ऐसा भी दुर्ग अपन ने पढ़ा था जो अरावली की श्रृंखलाओं में था, ये भी एक अरावली की श्रृंखलाओं में है, ध्यान रखिएगा। और एक ऐसा दुर्ग पढ़ा था जिसे अपन लिविंग फोर्ट कहते हैं, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है ना। और इसके अलावा मुकुंदरा की पहाड़ी में भी आपको अगर स्थान के रूप में पूछे तो स्थान होगा सामेल जी। उस स्थान को क्या कहते हैं, सामेल जी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सामेल जी से एक टॉपिक और नया आता है कि सामेल जी के बारे में पहले अपन ने एक बात की थी, जब अपन मंदिरों को पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, जो प्राचीन सिंहाड़ के अंदर स्थित है, एकमात्र प्राचीन मंदिर है श्रीनाथ जी का, ठीक है, सिंहाड़ के नाम से है। और उसके बाद में इसे टोडगढ़ दुर्ग स्थान कहते हैं, इसीलिए इसे बोसावाड़ा नाम संबंधित भी मिलते हैं। बोसावाड़ा का संबंध इस टोड दुर्ग से ही है, वो अपन आगे है वो बात कर देंगे। देखिएगा, ये दुर्ग है, महाभारत काल में भी ये दुर्ग आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में है, ध्यान रखिएगा। ये दुर्ग पहाड़ी पर होने के कारण ये दुर्ग किस श्रेणी में भी आता है, गिरी दुर्ग की भी श्रेणी में आता है, लेकिन मुख्य रूप से अपन किस में पढ़ेंगे, इसे जल दुर्ग में ही पढ़ेंगे। अब देखिएगा, इनके नाम के बारे में, 2 नाम के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक नाम आता है डोडगढ़, डोडगढ़, और एक आता है धुलरगढ़ व धुलरगढ़। देखिएगा, 2 नामों के बारे में क्या कहा जाता है कि जब परमारों द्वारा निर्मित है, इसी कारण इस परमार जो है वो टोड राजपूती हुआ करते थे, क्षत्रिय परमार है, उन द्वारा निर्मित होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, इन 2 प्रमुख नामों से जाना जाता है, डोडगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी कि परमार क्षत्रिय राजपूत या परमार या टोड भी कहते हैं, ठीक है ना, परमार टोड क्षत्रिय राजपूतों से निर्मित होने के कारण, ठीक है ना। इतना सा तो आप याद रख ही सकते हो। अब देखिएगा, पहले कई साथियों ने मुझे कमेंट किया था कि सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। आशा करता हूं कि आज है वो दिखाई ज्यादा दे रहा होगा। एक और फ्लैश लाइट इधर से लगा देंगे तो शायद मेरी छाया है वो बोर्ड पे आपको प्रदर्शित नहीं होगी। और दूसरी, अगर इस दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का बिना नींव वाला दुर्ग कहलाता है ये दुर्ग, बिना नींव वाला दुर्ग। यानी कि वह कौन सा दुर्ग है जिसकी नींव नहीं है। नींव का मतलब आप सभी जानते हैं, बिना नींव वाला दुर्ग कौन सा दुर्ग है, वो है गागरोन दुर्ग, जो कि मुकुंदरा की हिल्स झालावाड़ में स्थित सामेला स्थान पर स्थित है। अब देखिएगा, महाभारत काल में इस दुर्ग का नाम क्या मिलता है, तो गर्गराजपुर दुर्ग मिलता है। महाभारत काल में मैंने अभी बात की थी, यहाँ पर तो लिखा नहीं है, उसको मैं एक बार देखिएगा। महाभारत काल में, महाभारत
काल में इस दुर्ग को क्या कहा जाता था? महाभारत काल में इस दुर्ग को कहा जाता था गर्गराजपुर। ठीक है ना, गर्गराजपुर क्यों कहा जाता है? देखिएगा गर्गराजपुर के इसके पीछे क्या कारण है? तो गर्गराजपुर दुर्ग कहे जाने के कारण है कि यहाँ पर जब एक भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित थे गर्गाचार्य, तो उनका निवास स्थल होने के कारण, यानी कि जो गर्गाचार्य थे, यहाँ पर गर्गाचार्य जी का निवास स्थान था। किसका निवास था? गर्गाचार्य। ठीक है ना, गर्गाचार्य का निवास होने के कारण। अब गर्गाचार्य कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? ये भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? ये भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण जी के पुरोहित के रूप में गर्गाचार्य जी, जो महाभारत काल में ये गर्गराजपुर के नाम से जाना जाता था। अब देखिएगा, बात करते हैं आगे। तो ये बिना नींवों वाला किला है परकोटा। यहाँ पर जालिम सिंह झाला राजपूत, जो कोटा राज्य का सेनापति हुआ था, उन्हीं के काल में निर्माण करवाया था, उन्हीं ने निर्माण करवाया था। और हथियार भी यहाँ पर है मध्यकालीन। एक बार अपन बात करते थे छोटी छोटी छुर्कियों के बारे में, अपन जान लेते हैं। देखिएगा, एक चर्चा में रहा है कि परकोटा, यहाँ पर जो परकोटा है, उस परकोटे का नाम क्या मिलता है? तो जालिम कोट परकोटा मिलता है। ध्यान रखिएगा, जालिम कोट परकोटा। ठीक है ना, जालिम कोट परकोट या जालिम कोट। अब जालिम कोट क्यों पड़ा? क्योंकि झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित होने के कारण। अब निर्मित आगे लिख देता हूं मैं। निर्मित किसके काल में हुआ या किसने निर्मित करवाया? निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाता है झाला राजपूत या झाला जालिम सिंह ने निर्माण करवाया था। जालिम सिंह, ठीक है ना, जालिम सिंह ने। अब झाला जालिम सिंह जी कौन थे? तो ये झाला जालिम सिंह जी कौन थे? ये कोटा राज्य के क्या थे? कोटा के सेनापति थे। ठीक है ना, कोटा के शासक थे। ठीक है ना, कोटा के शासक जालिम सिंह के द्वारा निर्मित होने के कारण इसके आगे भी क्या लग जाता है? जालिम लग जाता है, यानी कि जालिम परकोटे के नाम से प्रसिद्ध होता है। तीनों ओर से परकोटा इसने बनवाया था। एक परकोटा अपन आगे जाकर के जब अन्य को पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मंदिर बनाते हैं। और अल्ले जो पीपाराव के काल में भी अजयराज के द्वारा, सॉरी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी यहाँ पर कई श्रेणियों में यहाँ पर आए थे। अब देखिएगा, एक और बात करते हैं अपन। यहाँ पर मध्यकालीन हथियारों का संग्रहालय है। इसी दुर्ग के अंदर क्या है? मध्यकालीन हथियारों का संग्रहालय। हथियारों का संग्रहालय भी है। मध्यकालीन हथियारों का संग्रहालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर है मध्यकालीन हथियारों का संग्रहालय। ध्यान रखिएगा, खेती के जो आज भी किस दुर्ग के अंदर खेती की जाती है? तो वो की जाती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जहां पर आज भी मानव रहते हैं, यानी कि एक लिविंग फोर्ट जिसमें घर बने हुए हैं, तो वो है चित्तौड़गढ़। अब देखिएगा, मध्यकालीन परकोटा हो चुका है और बिना नींव वाला दुर्ग हो चुका है। अब बात करते हैं अचलदास खींची के महल भी यहाँ पर है। किसके हैं? अचलदास खींची। जब मैंने पीपा जी को पढ़वाया था तब मैंने आपको बताया था अचलदास जी खींची। ठीक है ना, अचलदास जी खींची। पीपा भी खींची क्षत्रिय राजपूत थे। वो अहमदाबाद में उनका जन्म होता है 1444 के आसपास में। और जब राजस्थान आते हैं, राजस्थान में आने से पहले उनका 85 में मुलाकात अकबर से होती है। और कहा जाता है कि शासन के दौरान उनका राजनीति से मोह भंग होने के कारण में उन्होंने एक भक्ति रास्ता चुना था। और रामानुज से उन्होंने भक्ति प्राप्त हुई थी और उनके बाद में वे प्रमुख रूप से भक्ति ही करते रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र क्षत्रिय जो राजस्थान के कबीर कहा जाता है पीपा जी को। ध्यान रखिएगा, दादू जी, ठीक है ना, दादू जी को कबीर कहा जाता है। हालांकि अपन यहाँ पर बात किसके करेंगे? पीपा की बात करेंगे। देखिएगा, पीपा का संबंध या पीपा जी के समकालीन कौन थे? एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पीपा जी के समकालीन कौन थे? यहाँ पर अपन ने लिख दिया अचलदास। यहाँ लिखना चाहते थे लेकिन छोटी सी जानकारी है वो इस तरफ लिखते थे। पीपा के समकालीन कौन थे? तो पीपा के समकालीन है वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। उस समय हिंदुस्तान के बादशाह कौन थे? फिरोज शाह। हिंदुस्तान के बादशाह थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक उस समय हिंदुस्तान के बादशाह थे, तो उनके है वो समकालीन माने जाते हैं। और देखिएगा, अपन बात करते हैं अचलदास खींची की। तो अचलदास खींची से अपने पास में एक शब्द मिलता है खींची, क्योंकि अपन कला संस्कृति को पढ़ते, जितना हो सके उतना अपन यहीं से पढ़ते जाएंगे। लेकिन राजवंश तो बाद में पढ़ेंगे, संस्थापक को बाद में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पढ़ते जाए तो एक उस समय अपना क्या हो जाता है? रिवीजन हो जाता है। अब देखिएगा, खींची का जो संस्थापक माना जाता है वो देवन सिंह माने जाते हैं। देवन सिंह, ठीक है ना,
इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उर्फ दारू। ध्यान रखिएगा, उर्फ दारू, ठीक है ना, उर्फ दारू, जो खींची राजपूत वंश के क्या थे, खींची वंश के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, इन्हीं के काल में या इन्हीं ने अचलदास खींची के महल स्थित है, जो निर्माण किसने करवाया था, इन्होंने करवाया था। और इन्हीं के काल में इस दुर्ग का नाम क्या पड़ता है, जो पड़ता है गागरोन दुर्ग पड़ता है, इन्हीं के नाम से, ठीक है ना। बाद में है वो गागरोन दुर्ग, इन्हीं के संस्थापक के बाद में ये नाम चेंज कर देते। अब एक और बात करते हैं, राव दुर्जन साल ने यहाँ पर मधुसूदन मंदिर बनवाया है। यहाँ पर एक और नई इमारत के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन जी एक और है महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिनको हम जानते भी हैं, जो सर है वो उत्कर्ष क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं, वो मधुसूदन अलग है। ये मधुसूदन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राव दुर्जन साल ने करवाया था, राव दुर्जन साल ने, ठीक है। राव दुर्जन जी साल के द्वारा निर्मित ये मंदिर है, वो किस नाम से जाना जाता है, मधुसूदन मंदिर। इसके अंदर और भी है, जौहर कुंड है, क्या है, जौहर कुंड है, यानी कि यहाँ पर जौहर हुआ था। तो अपन दोनों के दोनों शाखे के बारे में भी बात करूंगा। पीपा से बात आती है कि यहाँ पर पीपा की क्या है, पीपा की छतरी भी है, ठीक है, पीपा की छतरी भी है। और एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि यहाँ पर एक इसी दुर्ग के पास में गीत कराई है, ध्यान रखना। इसी दुर्ग के आसपास में काली सिंध की पहाड़ियां हैं, जहां से काली सिंध नदियां, विशेष रूप से ये भूल गया था मैं भी पहले बताना, ये काली सिंध और आहू नदी की संगम पर है, काली सिंध व आहू नदी की संगम पर है, आहू नदी के संगम पर, ठीक है ना, इस नदी के संगम पर है। और इन्हीं का पानी है वो इनके तीनों ओर गिरा हुआ है। अब देखिएगा, मैं बात कर रहा था यहाँ पर एक गीत कराई की, ये गीत कराई क्या है, कालांतर में देखिएगा जब राजा महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया था, जब कोई राजनीति की गद्दारी कर देता था, राजनीति के यानी कि जो भी राजनीतिक नेता वगैरह हुआ करते थे, वो अगर गद्दारी करते थे तो इसी खाई में गिरा दिया जाता था, उस व्यक्ति को इसी खाई में गिरा कर क्या दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। ये विशेष करके ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है गीत कराई। ऐसे ऐसे अपन कई अन्य स्थानों के बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा। पीपा जी की छतरी हो गई, नकार खाना भी स्थित है यहाँ पर, नकार खाना। अन्य मंदिरों के बारे में भी आगे से भी जैसे जैसे याद करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। बारूद खाना है इस दुर्ग के अंदर, क्या है, बारूद खाना है, बारूद खाना, अर्थात इस दुर्ग के अंदर क्या बनाए जाते होंगे, बारूद के भी क्या होंगे। अब देखिएगा, कोटा राज्य की या कोटा रियासत की टकसाल, कोटा रियासत के सिक्के डालने की, कोटा राज्य के सिक्के ढालने की टकसाल है, ढालने की टकसाल मौजूद है यहाँ पर, ठीक है ना, टकसाल। तो यानी कि यहाँ पर टकसाल भी मौजूद है, टकसाल है। अब देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में से आपको मैंने बता दिया। एक और महत्वपूर्ण है कि इस दुर्ग के अंदर किस माता जी का मंदिर है, इस मंदिर से मुझे याद उस समय भी आया था, यहाँ पर शीतला माता जी का मंदिर है, ध्यान रखना, शीतला माता का मंदिर, शीतला माता जी का मंदिर भी स्थित है। शीतला माता जी का मंदिर किस दुर्ग में है, तो ये शीतला माता जी के बारे में जब आप जयपुर को पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको अन्य शीतला माता जी के बारे में बताता जाऊंगा। अब देखिएगा, छोटी सी एक जानकारी देवेंद्र सिंह के बारे में बताता हूँ कि देवेंद्र सिंह जब अचलदास खींची थे, उनके ये बहनोई थे, उन्होंने देवेंद्र सिंह खींची को ही इसको बीजल सिंह को मार करके अचलदास ने यहाँ पर क्या कर दिया, देवेंद्र सिंह ने अचलदास खींची के अलग है, यहाँ पर ये जो खींची के संस्थापक है, अपन बात कर रहे हैं इस देवेंद्र सिंह की, तो इसका एक बहनोई था बीजल दे नाम, ठीक है ना, बीजल दे को मार करके यहाँ पर क्या कर दिया था, अधिकार कर दिया था। वो है वो बात, कोई ज्यादा जानकारी युक्त नहीं है। जब अपन राजपूत वंश को पढ़ेंगे तो मैं धीरे धीरे एक एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपको समझाता जाऊंगा। अब देखिएगा, आगे अपन इस दुर्ग के बारे में और भी है, मुकुंदरा हिल्स पर एक बार आप स्क्रीनशॉट लाना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। देखिएगा, अन्य इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो मैं आप तक प्रेषित करने की पूर्ण रूप से कोशिश करता हूं। तो आप ध्यान लगा करके मग्न में एक अच्छी सी पेन कॉपी लेकर के आशा करता हूं कि आप नोट करते होंगे और इस चीज़ को आप गहराई में लेके पढ़ते होंगे।
अब देखिएगा इस दुर्ग की आकृति किस प्रकार से है। एक आकृति बना करके छोटी सी आकृति को अपन आकृति के माध्यम से समझाता हूँ कि इस दुर्ग में अन्य भी किसके द्वारा क्या क्या निर्मित किया हुआ है। देखिएगा इस दुर्ग की आकृति के बारे में बात करें तो इस दुर्ग की आकृति को अपन बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये इसका क्या हो गया, मुख्य द्वार हो गया, जिसे कहते हैं बुलंद दरवाजा। ध्यान रखना क्या कहते हैं इसका, बुलंद दरवाजा। किसने बनाया था, बुलंद दरवाजा। अब नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि इसका जो बुलंद दरवाजा है वो किसने बनाया था। तो औरंगजेब, क्या लिखा हुआ नहीं है, दोबारा लिख देता हूं मैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। यानी कि औरंगजेब का भी इस पर अधिकार है। अधिकारों के बारे में अन्य जानकारी मैं आपको बाद में, इसके बाद में जस्ट प्रसिद्ध करता रहूंगा। अब देखिएगा तीनों और परकोटा जो मैंने आपको बता दिया है, जो जालिम परकोटे के नाम से जाना जाता है, जालिम राजा ने बनवाया था। अब इसके अंदर एक और है, मीठे साहब की दरगाह है। मीठे साहब की दरगाह है, मीठे साहब की दरगाह है। यहाँ एक दरगाह भी बनी हुई है, मीठे साहब की दरगाह बनी हुई है, जिसे संत हमीनुद्दीन थे वो औरंगजेब के काल में आया था। और इनकी निर्माण है वो किसने करवाया, इसका भी निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब ने ही करवाया। ध्यान रखिएगा, इसका भी निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब के काल में ही हुआ, औरंगजेब ने करवाया था। और देखिएगा ये है वो मीठे साहब है। एक और है मीठे साहब की दरगाह, ध्यान रखिएगा। तारकिन की दरगाह भी मिलती है यहाँ पे, जो मैंने भी आपको बताया कि संत हमीनुद्दीन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसका अन्य नाम अपने को क्या मिलता है, संत हमीनुद्दीन। इसी कारण से आप कंफ्यूज हो सकते हो, हमीनुद्दीन, संत हमीनुद्दीन। अब देखिएगा एक और संत हमीनुद्दीन मिलता है, उसके पीछे नागौरी लगा हुआ है। ध्यान रखना ये तो कहाँ के है, ये संत हमीनुद्दीन जो औरंगजेब के काल में कहाँ आए थे, यहाँ पर गागरोन दुर्ग में आए थे। और मीठे साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है, जिसका औरंगजेब ने निर्माण किया था। लेकिन एक संत हमीनुद्दीन जिसके पीछे नागौर वाला लगता है वो अलग है, नागौरी वाला, ठीक है। उसकी है वो जिला मुख्यालय नागौर के जस्ट पास में ही बना हुआ है, इसका भी दरगाह बनी हुई है, वो अलग है, नागौर के थे। अब देखिएगा एक महत्वपूर्ण बात है कि अकबर के काल में पृथ्वीराज राठौड़ को ये है वो जहांगीर में दिया जाता है। यहाँ पर शासन किसका आता है, जब मैं अकबर के बारे में एक कहानी से रूप में, अभी सन को है वो बाद में बताता हूँ मैं। पहले तो अपन बात करते हैं इस पर अधिकार किसका रहा था, अकबर का अधिकार हुआ था, ठीक है ना, अकबर का अधिकार हुआ था। और इस दुर्ग को अकबर ने किसको भेंट में दिया था, जो बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के शासक थे या बीकानेर के राजा थे, उनका नाम आता है पृथ्वीराज सिंह, पृथ्वीराज सिंह राठौड़। पृथ्वीराज सिंह राठौड़ का आपने नाम भी सुना होगा और आपने कविता भी सुनी होगी, पीथल और पाथल की। ध्यान रखिएगा, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा निर्मित जो पीथल और पाथल की कविता है वो है वो यहीं पर कन्हैयालाल जी सेठिया है वो इनके क्या है एक गुरु माने जाते हैं। और कन्हैयालाल सेठिया ने गागरोन दुर्ग के अंदर ही बैठ करके वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात लिखी थी। ध्यान रखिएगा। देखिएगा बात करते हैं अकबर काल ने। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को इसे क्या दिया था, जागीर के रूप में दिया था। ये किसके रूप में दिया था, जागीर के रूप में दिया था। अब देखिएगा जागीर के रूप में दिए थे। अब ये महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा कल्याणमल के पुत्र थे, जो मारवाड़ के शासक थे ना, कल्याणमल। इसके पिताजी का नाम क्या मिलता है, कल्याणमल, जो मारवाड़ के शासक थे, कल्याणमल जी। अब देखिएगा कल्याणमल जी के सुपुत्र पृथ्वीराज सिंह राठौड़ जो एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। और आपने नाम भी सुना होगा राय सिंह, जो सेनापति थे, वो कबीर के इसके सेनापति थे। ये अकबर के सेनापति के रूप में इसके भाई थे राय सिंह, ठीक है ना, राय सिंह राठौड़, जो इनके सेनापति के रूप में प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। अब देखिएगा बात करते हैं जब महाराणा प्रताप के मध्य और अकबर के मध्य संधि हो जाती है। और अकबर, जब ऐसा लिखा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जब अधीनता स्वीकार की थी और उस समय जो पत्र देते हैं अकबर को, तो अकबर ने है वो इनको चुनौतीपूर्ण जवाब दिया था कि आप है वो झूठे ही गाल बजाते रह गए। यानी कि उनके जो महाराज बन के या पंडित बन के झूठे ही गाल बजाते रहे, उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वाचना करते हैं वो आप बिना फालतू का ही बकवास करते रहे। और मैंने तो किसको अधिकार में ले लिया, चित्तौड़ को अधिकार में कर दिया था। उसी समय पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने महाराणा प्रताप जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि सच्चाई जानना चाहता हूँ। उस समय वो सच्चाई जानते हैं। तो इस प्रकार से अकबर के रूप में। अब देखिएगा ये जो महत्वपूर्ण जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी अपने को मिलती है
वैली कृष्ण रुक्मणी विख्यात, या फिर कन्हैयालाल सेठिया ने ये जो इन्होंने लिखी थी, इन्होंने क्या लिखी थी, वैली कृष्ण रुक्मणी विख्यात, वैली कृष्ण रुक्मणी विख्यात, ये कहां बैठ के लिखी थी, गागरोन दुर्ग के अंदर बैठ करके इन्होंने ये प्रमुख विशेषता जो ये ख्यात लिखी थी, गागरोन दुर्ग के अंदर बैठ करके इन्होंने ये विशेषता लिखी थी। अब देखिएगा एक और कहा जा सकता है कि ये जो बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह राठौड़ है, इसे पाथल कहा गया है, और पीथल है वो महाराणा प्रताप, इसे पीथल कहा गया है, ध्यान रखिएगा, और पाथल है वो महाराणा प्रताप को कहा गया है। और उसके बाद में यहाँ पर ये कवि के रूप में थे, तो इसीलिए इन्होंने कन्हैयालाल सेठिया ने पीथल और पाथल की कविता लिखी है, ध्यान रखिए, पीथल और पाथल की कविता किसने लिखी थी, कन्हैयालाल सेठिया ने, कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है ना, कन्हैया, हाँ सही है। देखिएगा कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, इस प्रकार से गलत हो रहा है मेरे इस अनुसार, हाँ कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल अभी ये सही हो रहा है, यहाँ पर यह और आएगा कन्हैयालाल, ठीक है ना। इस प्रकार से वो इन्होंने पीथल और पाथल की कविता लिखी थी, और ये बीकानेर के थे। इस प्रकार से है वो इस दुर्ग में से अन्य जानकारी अपन पढ़ते हैं आगे, जो भी साके के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। देखिएगा अब अपन बात करते हैं, अभी इस प्रमुख शाखों की बात कर देते हैं, एक बार शाखों को पढ़ लेते हैं, फिर विस्तार से है वो अध्ययन इसके बारे में और भी अध्ययन करते रहेंगे। जब राजस्थान के दुर्ग कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको जब राजवंश पढ़ाऊंगा आगे, कोशिश करूंगा कि मंदिरों को वैसे जितने भी शासक है उनको अपन एक बार तो किसमें पढ़ लेंगे, प्रमुख जो मंदिर पढ़ेंगे उसमें भी शासकों के नाम है वो अपने पास में आते रहेंगे। अब देखिएगा बात करते हैं प्रथम शाखा की। प्रथम शाखा कब होता है, 1423 में, और द्वितीय शाखा होता है 1444 के अंदर। अब देखिएगा प्रथम शाखा के बारे में, अचलदास खींची के समय होता है ये। अचलदास उस समय यहाँ के शासक कौन कौन थे, मैं एक निर्माण अच्छी तरह से नोट्स के रूप में करते हैं। यहाँ के उस समय शासक कौन थे, शासक थे अचलदास खींची, अचलदास खींची, जिनका विवाह मेवाड़ के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। महाराणा कुंभा की बहन थी जो इन्होंने विवाह करके लाए थे, उमा देवी। और देखिएगा अचलदास खींची, अचलदास खींची कौन थे, तो ये राजा भोज के पुत्र थे, भोज के पुत्र थे, ठीक है ना, ये भोज के पुत्र थे। अब देखिएगा राजा भोज के पुत्र थे, भोज यहाँ पर भी शासन किया था। अब आक्रमण की बात करते हैं कि यहाँ पर आक्रमण किसने किया था, यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था, यहाँ आक्रमण किसने किया था, तो मांडू का शासक, मांडू को आज कई अलग अलग नामों से, जैसे मांडू को मालवा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो होसंग शाह ने यहाँ पर शासन, यहाँ पर आक्रमण किया था, मांडू के होसंगा शाह ने, होसंगा शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। देखिएगा होसंगा शाह ने जब यहाँ पर आक्रमण किया है और 1423 के आसपास में आक्रमण करते हैं, और इसे अल्फ खां गोरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका अन्य नाम क्या मिलता है, अल्फ खां गोरी, अल्फ खां गोरी, अल्फ खां गोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1423 के अंदर ये आक्रमण करते हैं, और कहा जाता है कि ये शासक बनने से पहले इन्होंने इनसे चुनौतीपूर्ण युद्ध भी किए हुए हैं, कई युद्ध करते हैं। तो कहा जाता है कि महाराणा मोकल का ये दामाद थे, महाराणा मोकल के क्या थे, महाराणा मोकल के दामाद जी थे, दामाद जी। तो सहायता किन्होंने की थी, मोकल ने भी की होगी, या इनके जो ब्रदर इन लॉ कुंभा थे, ठीक है ना। ब्रदर इन लॉ कौन थे इनके, ब्रदर इन लॉ यानी कि सालाजी कौन लगते थे, कुंभा लगते थे, क्या लगते थे, कुंभा जी, ठीक है ना, कुंभा जी के बहनोई लगते वाले। और यानी कि इसकी बहन, इनकी तो बहन और इनकी पुत्री कौन थी, उमा देवी। उमा देवी का विवाह किससे होता है, अचलदास खींची से। किनका विवाह होता है, उमा देवी जी का। अब उमा देवी जी उस समय क्या करेगी, जोहर करेगी, और बाकी वाले है वो क्या करते हैं, अचलदास जी खींची है वो, कहा जाता है कि बाहर निकल जाते हैं युद्ध के समय, ये बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के समय जब ये बाहर निकल जाते हैं तो बाहर निकलने के बाद में ये महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि उस समय यहाँ पर है वो प्रमुख रूप से जंगलों के अंदर, सॉरी बिलों का जो पढ़ेंगे वो तो अपन पढ़ेंगे 1444 के आसपास में, ठीक है।
तो कहा जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार से वो होशंगा शाह का शासन हो गया था। और इसने होशंगा शाह ने बाद में है वो ये दुर्ग किसको दे दिया था, गजनी को सौंपा था। ध्यान रखना, इसने बाद में ये दुर्ग किसको सौंप दिया, गजनी को सौंपा। किसको सौंपा, गजनी को सौंपा। और गजनी के बाद में है वो इस प्रकार से आगे है वो जानकारी मिलती है कि गजनी को हरा करके कौन ले जाता है, तो महमूद खलजी। महमूद खलजी। इसके बाद में कौन आ जाते हैं, महमूद खलजी, जिसके शासनकाल में, जिसके अधिकार से फालनसी के, जब फालनसी आएंगे आगे अपन द्वितीय शाके को पढ़ेंगे तो वहां पर है वो अब देखिएगा महमूद खिलजी ने जब यहाँ पर अधिकार कर लिया था तो यहाँ पर 2 अध्यक्षों के रूप में छोड़ के जाता है। एक तो छोड़ता है बद्र खां को और एक छोड़ता है दिल्ले शाह को। ये ध्यान रखना, छोटी सी जानकारी है। एक तो बद्र खां और एक दिल्ले शाह को, ठीक है। पहले बद्र शाह आता है, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में कौन आता है, दिल्ले शाह आता है। और दिल्ले शाह को ही इन्होंने हराया था, ध्यान रखिएगा। किसने, पालन सिंह ने हरा करके, दिल्ले शाह को हरा करके, परास्त करके यहाँ पर है वो शासन किया था। अब देखिएगा इनके अचलदास खिंची किसके थे, पीपा के पूर्वज है। ध्यान रखना, पीपा के पूर्वज है, ये पीपा के पूर्वज है। अब इसके आगे है वो पीढ़ी या इसके शासनकाल में आगे है वो कौन संभालते हैं, तो आगे इनकी अपन पढ़ेंगे द्वितीय शाखा। द्वितीय शाखा इसके पुत्र थे, अचलदास खिंची के पुत्र यहाँ पर शासन करते हैं, जिसका नाम मिलता है पालन सिंह, ठीक है ना। होता कब है, 1444 के अंदर। इस समय यहाँ के शासक कौन थे, यहाँ के शासक है वो कौन थे, पालन सिंह थे। पालन सिंह, ये पालन सिंह उस समय यहाँ के क्या थे, शासक मिलते हैं। और यहाँ पर जो आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा महमूद खलजी, ठीक है ना। महमूद खलजी, ठीक है ना। इसने एक बार इसको भी परास्त किया हुआ है, ध्यान रखना, इसको परास्त किया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, इसको परास्त करके ये पालन सिंह लेते हैं। ये उस समय अध्यक्ष था, ये उस समय क्या था, दुर्गाध्यक्ष था, दुर्गाध्यक्ष, ठीक है ना। ये दुर्गाध्यक्ष होने के कारण इस पालन सिंह ने इससे छीन के लिया था, ये गागरोन दुर्ग छीन कर लिया था। और छीन कर लिया होने के कारण महमूद खिलजी वापस कहाँ आ जाते हैं, 1444 के अंदर युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। और कहा जाता है कि पालन सिंह ने 1433 के अंदर छीन करके लिया था। और 7 साल के अंतराल के बाद में है वो पूर्ण रूप से इन्होंने जानकारी मिलती है कि ये आक्रमणकारी हो गए थे। ये भी मांडू के सुल्तान है महमूद खिलजी, ये भी कहाँ का सुल्तान है, मांडू के। दोनों के दोनों सुल्तान कहाँ के हो गए, मांडू के सुल्तान थे उस समय, ध्यान रखना, ये मांडू के सुल्तान थे। अब देखिएगा बात करते हैं अपन इसके जानकारी की। तो इसकी जानकारी जो अपने को मिलती है, मांडू के सुल्तान ने कम से कम 7 साल तक शासनकाल किया था। थोड़ा सा इंतजार करेंगे अपन लाइट का भी, क्योंकि लाइट है वो चली गई है। देखिएगा लाइट का भी यहाँ पर स्वागत है। अब देखिएगा मांडू के सुल्तान थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा हुआ मसीहारे महमूद शाही, ठीक है ना, जो इसके बारे में महमूद शाह के बारे में वर्णन मिलता है मसीहारी से। तो उस मसीहारी महमूद शाह, जो महमूद शाही के बारे में वर्णन मिलता है, जिसका नाम है मसीहारे, इसका नाम लिख देते हैं मसीहारे महमूद शाही। इससे वर्णन मिलता है कि उस समय सहायता किसने की थी, राणा सांगा ने सहायता की थी। राणा सांगा ने सहायता की थी। तो किसको भेजा था, तो धीरू को भेजा था, ठीक है ना, धीरू को यहाँ पर भेजा था, ठीक है ना। तो धीरू को यहाँ पर भेजा था। और कहा जाता है कि जो पालन सिंह है वो छोड़ करके भाग जाते हैं। आक्रमण के समय ये जंगलों में भाग जाते हैं प्रमुख रूप से। जब सारे के सारे एक सैनिक परास्त हो जाते हैं 7वें दिन, अंत में जब 7वें दिन ये धीरू मारा जाता है, तो धीरू की जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, माफ कीजिएगा, किसी सैनिक का जब निधन हो जाता है तो उसे अपन वीर गति कहते हैं। इस प्रकार के कमेंट है वो मुझे 2-3 साथियों ने व्हाट्सएप के जरिए बताया कि सर आप जिस भी संस्कृति को पढ़ाते हैं, संस्कृति में पढ़ा रहे, अच्छे जानकारी आपके पास में है, लेकिन थोड़े से अनमोल शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि हमें पढ़ने में इंटरेस्ट मिले। बहुत बहुत स्वागत जिस व्यक्ति ने मुझे ऐसी गाइड की थी, जिस गुरु ने मुझे ऐसे बताया था। तो देखिएगा कहा जाता है कि यहाँ पर ये जंगलों में भाग जाते हैं पालन सिंह। 7वें दिन जब धीरू वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं मैदान के अंदर, तो ये भागने के बाद में कहाँ चले जाते हैं, पालन सिंह किसके डेरे में चले जाते हैं, भीलों के आतंक। उस समय किसका आतंक मिलता है, भीलों का, ठीक है ना। और भीलों का आतंक मिलता है क्योंकि भील किस प्रकार से है, प्रकृति के रूप में प्रकृति पूजक होते हैं। और रात को जब प्रकृति के
अंदर से कोई निकलेंगे, जंगलों में से निकलेंगे तो क्या समझेंगे, आक्रमणकारी समझने के कारण इसका है वो क्या कर दिया था, इन्होंने वध कर दिया था। यानी कि ये भी है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार की सुनने के कारण पीछे जो सैनिक बचे थे उन्होंने है वो केसरिया कर दिया था। और जितनी भी रानियां बची थी, रानियां, तो अब रानी की बात करते हैं। उमा देवी पहले जोहर कर चुकी थी, लेकिन पीछे जो रानियां बची थी ऐसी कोई मुझे प्राप्त जानकारी नहीं मिली। हालांकि मैंने कोशिश बहुत की थी कि पालन सिंह के बारे में, जैसे ही मुझे याद आया तो मैं आपको कमेंट के रूप में बता दूंगा। क्लासेस के नाम से जो कमेंट आएगा उस कमेंट को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा, मांडू के सुल्तान उस समय जब आक्रमण कर देते हैं, और ये है वो महमूद खिलजी का यहाँ पर क्या हो गया, अब अधिकार हो गया 1444 में। अब 7वें दिन अधिकार के बाद में इसने एक परकोटा बाकी बचा था, ध्यान रखना। मैंने आपको 1 2 3 परकोटों की बात करवाई थी। छोटा सा जो परकोटा यहाँ से लगाकर यहाँ तक बचा होगा। अब 3 भाग तो उसने निर्माण करवा दिए थे, 4 भागों में से 1 भाग बच गया था, और ये जो निर्माण करवाए थे इसने करवाया था। और फिर इसका नाम है वो क्या कर दिया था, मुस्ताबाद कर दिया था। विशेष करके ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग का नाम फिर बाद में क्या पड़ा था, मुस्ताबाद। मुस्ताबाद, मुस्ताबाद, ठीक है ना। फिर इसने नाम क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद कर दिया था। और इसके बाद में मुस्तफाबाद है, मुस्तफाबाद है, मुस्तफाबाद है, ध्यान रखिएगा, मुस्तफाबाद। इस पालन सिंह के शासनकाल के बाद में फिर है वो इस महमूद खिलजी को कौन हरा देते हैं, राणा सांगा का आक्रमण हो जाता है इसके ऊपर। और राणा सांगा ने इसके ऊपर क्या कर दिया था, अधिकार कर दिया था। राणा सांगा ने अधिकार किया था, क्योंकि बदला ले रहे थे, और बदला तो लेंगे ही, क्योंकि ये इसके क्या लगते हैं, पालन सिंह के क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो इसके बाद में है वो राणा सांगा का अधिकार इस दुर्ग के ऊपर। बाद में है वो किस प्रकार से इसके अंदर और भी अन्य जानकारी है वो अपने पास में रहनी चाहिए। तो अब देखिएगा, राणा सांगा ने इस दुर्ग को मेदिनी राय, अपने विश्वास पात्र मित्र हुआ करते थे मेदिनी राय, उस मेदिनी राय को ये दुर्ग सौंप दिया था। अब मुस्ताबाद हुआ। मुस्ताबाद अब किसको सौंपेंगे, राणा सांगा। यहाँ पर आ गए कौन, राणा सांगा। अब राणा सांगा ने अपने विश्वास पात्र, अब सभी को पता ही होगा कि विश्वास सबसे बड़ा क्या होता है, धोखा होता है। विश्वास पात्र कौन है, मेदिनी राय। मेदिनी राय को दिया था। और मेदिनी राय को हरा करके कौन ले गए थे, यहाँ है वो मांडू के सुल्तान, वापस है वो महमूद खिलजी सेकंड आ जाता है। उसने वो कहा जाता है कि 1518 और 19 के अंदर महमूद खिलजी सेकंड ने इसको हरा करके ले लिया था। कौन थे, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी नहीं है, ये खलजी है केवल, मैंने कहीं लिखा तो नहीं है, खिलजी मत करना, ये खलजी है, ध्यान रखना। और ये कौन से महमूद खलजी है, सेकंड है, उसके बारे में तो अपन ने बात की थी, वो तो थे प्रथम थे। फिर इसके बाद में राणा सांगा के ये है वो हेल्प की थी, मेदिनी राय की सहायता भी की थी। लेकिन बाद में है वो गुजरात के महमूद खलजी को हरा करके गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण किया था। गुजरात के बहादुर शाह ने अधिकार किया था, अधिकार कर लिया था, ठीक है ना, अधिकार किया, ठीक है ना, अधिकार कर लिया था। यानी कि बहादुर शाह भी यहाँ पर शासक कर रहे थे। अब देखिएगा, बहादुर शाह ने शासन क्यों किया था, क्योंकि बहादुर शाह कहाँ जा रहे थे, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, चित्तौड़ दुर्ग को, इसलिए अपन कड़ी से कड़ी जोड़ते चल रहे हैं। ये कहाँ जा रहे थे, चित्तौड़गढ़ अभियान पर जा रहे थे। अभियान पर जाते समय इन्होंने है वो किसको ले लिया था, बीच में से इस कांटे को हटा दिया था, जो गागरम दुर्ग को इसने अधिकार में कर लिया था, ताकि वापस सेना जब भागे तो इनको है वो क्या मिल सके, यहाँ पर सहायता मिल सके। यानी कि वो एक स्टेशन के रूप में अपन स्टेशन को गन, तो ये स्टेशन यहाँ पे ले सके। अब देखिएगा, कहा जाता है कि 1532 के अंदर है वो इसने आक्रमण किया था। 1532 के आसपास में इन्होंने वो अधिकार में कर लिया था। अब देखिएगा, यहाँ इसके बाद में चित्तौड़ अभियान के दौरान बहादुर शाह ने जीत लिया। अब बहादुर शाह से वापस है वो इनको कौन हराएंगे, तो इसने शेरशाह सूरी से, इससे है वो शेरशाह सूरी ने छीन के ले लिया था। शेरशाह सूरी, कहा जाता है कि शेरशाह सूरी एक बार कहाँ जा रहे थे, ग्वालियर जा रहे थे। ग्वालियर से लौटते समय इन्होंने मालवा के अधिकांश क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था, और ग्वालियर से लौटते समय इन्होंने है वो ये दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और रायसेन के पूर्णमल से इसे भेंट होती है, और मुगलों का अधिकार इसके बाद में हो जाता है। शेरशाह के बाद में, शेरशाह सूरी के बाद में इस पर किसका अधिकार होगा,
तो वो अधिकार हो जाएगा मुगलों का। ठीक है ना। अब मुगलों में सर्वप्रथम अपन बात करेंगे तो अकबर ने 1561 के अंदर, 1561 में कौन आते हैं? अकबर आते हैं। ठीक है। अकबर ने इस दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था और कहा जाता है कि मालवा गए थे और मालवा से वापस लौटते समय है वो इस दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। और मालवा क्यों गए थे? अकबर कहाँ गए थे? मालवा गए थे। मालवा क्यों गए थे? क्योंकि उस समय एक अल्द खां का विद्रोह चल रहा था। उस विद्रोह को दबाने के लिए ये मालवा गए थे। और अदम खां के बाद अल्द खां या अदम खां ऐसा कुछ है, तो छोटा सा विद्रोह है। और कहा जाता है कि वहां पर घेरा लगा करके घेरा लगाया अकबर ने। तो अकबर ने जब घेरा लगाया तो उस समय शेरशाह सूरी के जो एक अध्यक्ष के रूप में थे, सॉरी बहादुर शाह का अधिकार नहीं था, बहादुर शाह का अधिकार था उस समय अकबर ने जब लिया था। तब राज बहादुर शाह, यहाँ पर कौन थे? राज बहादुर शाह, यहाँ पर राज बहादुर है वो क्या थे? यहाँ पर है वो सेना दुर्गाध्यक्ष के रूप में थे। तो दुर्गाध्यक्ष को इसको हरा करके इसने वो अकबर ने अधिकार कर लिया। और कहा जाता है कि अकबर की उस समय मुलाकात किससे हुई थी? 1567 के आसपास में, जब ये आमेर के मान सिंह के भतीजे खंगार ने यहाँ पर राव खंगार ने आक्रमण किया था और उस समय वो जीता था। और इसी दुर्ग के अंदर अबुल फजल के बड़े भाई या बड़े भ्राता फैजी से मुलाकात होती है। अबुल फजल के जो बड़े भाई है, अब सभी जानते हैं, राजस्थान के अंदर जब अपन पढ़ते हैं तो ये है वो। और इस प्रकार से है वो इस दुर्ग को अधिकार में लेते हैं। और कहा जाता है कि जो यहाँ पर जो शासक थे बाज बहादुर, उसने बिना सेना से लड़ाई किए या युद्ध किए ही अधिकार में ले लिया था। और उसके बाद में यहाँ पर इस अकबर के बाद में अकबर को कहाँ लिखा? इस अकबर के बाद में यहाँ वो किसका अधिकार हो जाता है? खींचियों का अधिकार हो जाता है। ठीक है ना। फिर है वो इस गागरोन दुर्ग पर किसका अधिकार हुआ था? खींचियों का अधिकार हुआ था। जो रायमल खींची थे उन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था। और कहा जाता है कि राव खंगारोत और मान सिंह जब अकबर के दौरान ये भेजे गए थे 1567 के आसपास में, तो युद्ध किए बिना ही वापस युद्ध में परास्त करके इनको भेजा था, यानी कि घुटने टेकने मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार से देखिएगा। अब अपन पढ़ते हैं थोड़ी सी जानकारी। अकबर के बाद में जहांगीर भी आए थे यहाँ। देखिएगा, नारायण सिंह ख्यात के अनुसार यहाँ पर है वो इसने वो यहाँ पर अकबर के काल में अकबर को फिर है वो कौन हराता है? इंतजार करते हुए बैठे थे, तो जेतर सिंह ने इसको हरवाया था 1313 के अंदर। 1313 के अंदर, ये 1500 की बात है। 1313 के अंदर जयपुर जब जेतर सिंह ने इसको हरा, किसने अधिकार कर लिया था? जेतर सिंह ने हरा करके अधिकार कर लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिस भी साथी ने देखा इस क्लास को देखा है, आप फॉलो कीजिएगा हमें, और हमेशा एक नई क्लास के साथ में कल मिलते हैं अपन एक नए दुर्ग के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक पारिवारिक रूप से जो मैं गठन के रूप में लेकर के चल रहा हूँ, उसका आप प्रमुख रूप से सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।